गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशंस। उन्हीं में से आज कुछ लेंगे हम लोग प्रॉब्लम्स। सो लेट अस स्टार्ट। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कि आपको बताया गया था कि इट इज अ क्लस्टर ऑफ 5 रेजिस्टेंसेस। इसमें 5 रेजिस्टेंसेस का ये क्लस्टर होता है ऐसे, और यदि इनका इस रेजिस्टेंस और इसका मल्टीप्लिकेशन, मान लो ये 2 ओम है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम, ये 4 ओम, ये मान लो 5 ओम, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 12, और 3 और का भी मल्टीप्लिकेशन आएगा 12। तो यदि इस तरह के व्हीटस्टोन ब्रिज दिया गया है तो ये कहलाता था बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हम कैसे सॉल्व करते थे, क्योंकि यदि ब्रिज हमारा बैलेंस्ड है तो 5 ओम यानी बीच वाले रेजिस्टेंस में कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होती है। तो हम लोग क्या करते थे, इसको यहाँ से हम लोग स्किप कर सकते हैं। लेकिन यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मान लो ऐसे है, ये R1, R2, R3, R4 और R5, और इन केस इसका मल्टीप्लिकेशन दैट इज R1 इंटू R4 इज नॉट इक्वल टू R2 इंटू R3। यदि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं है तो फिर उस केस में ये हमारा है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा कहलाएगा, अनबैलेंस्ड। और यदि व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड है तो फिर आप R5 को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इस केस में इससे भी कुछ ना कुछ करंट यहाँ पर जा सकती है। क्लियर? तो पहले तो हम लोग आज ये जो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है इनको कैसे सॉल्व करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे। बैलेंस्ड वाले तो सीख ही चुके हैं हम लोग, आज हम लोग सीखेंगे अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो एक एग्जांपल से लेते हैं इसको हम लोग। मान लो कोई सर्किट है, अनबैलेंस्ड है ये, ऐसे 5 रेजिस्टेंसेस हैं, ऐसे मान लेते हैं ये 2 ओम है, या फिर ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, और ये वाला 2 ओम है ना। और हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का। और ऑफ कोर्स 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 2 8, यानी ये वाला ब्रिज कैसा है, अनबैलेंस्ड है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे VI मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। यानी यदि हम लोग A और B को अटैच कर दें एक बैटरी से, और यदि इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, और सपोज यहाँ से करंट ड्रॉ हो रही है I, तो इस मेथड में किसी भी सर्किट के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है V/I। समझे? ये तो पता ही होगा आपको। तो अब इन्हीं की हेल्प से हमें किसी तरह से R इक्विवेलेंट निकालना है इस सर्किट का। ठीक है ना।
तो अब यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल ऑफ कोर्स अब आपका सेम नहीं है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ले लो x वोल्ट और यहाँ का मान लो y वोल्ट। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे जंक्शन लॉ। ये पॉइंट मान लो P है और ये पॉइंट Q है, तो हम लोग अप्लाई करेंगे पहले जंक्शन लॉ एट पॉइंट P। और जंक्शन लॉ क्या कहता है आपका कि सम ऑफ करंट थ्रू द जंक्शन इज 0। और इस तरह की प्रॉब्लम जंक्शन लॉ अप्लाई करना पहले भी हम आपको सिखा चुके हैं कि इसको अप्लाई करते समय आप क्या एज्यूम करोगे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, यानी करंट जो आपकी, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, ये आपका ऐसे है ना, P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या लिया हम लोगों ने, x, इधर 4 ओम, इधर 4 ओम और इधर 2 ओम। जंक्शन लॉ अप्लाई करते समय आप ऐसा मानिए कि ये पोटेंशियल सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मानेंगे तो इसका मतलब करंट यहाँ से आ रही है I1, यहाँ से I2 और यहाँ से I3। अच्छा, यहाँ का पोटेंशियल मान लो V और इधर का 0, तो ये V तो ये V हो गया और ये 0 तो इधर का V हो गया 0, यानी इधर का पोटेंशियल क्या हो गया V, इधर का 0 और इधर का Y। तो जब आप जंक्शन लॉ अप्लाई करोगे तो यदि P पॉइंट पर जंक्शन लॉ अप्लाई कर रहे हो तो X को एज्यूम करोगे लार्जेस्ट पोटेंशियल, और जब आप Q पॉइंट पर अप्लाई करोगे जंक्शन लॉ तो Y को लोगे कैसा, लार्जेस्ट पोटेंशियल। तो फिलहाल यहाँ पर करिए तो कितना आ जाएगा, I इक्वल टू क्या होता है V बाई R, तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, x माइनस वी अपॉन 4, I2 कितना हो जाएगा प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 और I3 हो जाएगा x माइनस 0 अपॉन 4 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस वी प्लस 2x माइनस 2y प्लस x इक्वल टू 0, दैट इज 2x 3x 4x माइनस 2y इक्वल टू v। सही है ना, एक इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। और इसी तरह से अब यहाँ पर अप्लाई करो जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ अप्लाई करोगे एट पॉइंट Q, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, इसमें जाएगा y माइनस वी अपॉन 2, y माइनस वी अपॉन 2 प्लस y माइनस एक्स बाई 2 और प्लस y माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा y माइनस वी प्लस y माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0, दैट इज 4y माइनस एक्स इक्वल टू v। कैलकुलेशन वाइज आप देख लेंगे कुछ मिस्टेक नहीं हो रही है, कंसेप्ट वाइज सब कुछ सही है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, 4y माइनस एक्स इक्वल टू वी। अब ये वाली इक्वेशन दी गई ना आपको,
सेकंड और थर्ड, इन दोनों की हेल्प से फाइंड करेंगे x और y इन टर्म्स ऑफ v। तो कैसे करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड्स, तो हो जाएगा 8x माइनस 4y इक्वल टू 2v। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और ये कितना है? माइनस एक्स प्लस 4y इक्वल टू v। ये कट जाएंगे तो 7x इक्वल टू 3v। तो x कितना आ जाएगा? 3v अपॉन 7, है ना। अब y निकाल लो, इससे निकाल लो y। 4x माइनस 2y बराबर v, और x कितना है? 3v अपॉन 7 माइनस 2y बराबर v। तो 2y इक्वल टू हो जाएगा, उधर गया कितना हो जाएगा? 12/7 माइनस v। तो कितना हो जाएगा? ये 7 एकम 7, और 12 में 7 गए 5, 5/7v। ये 2y है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? y इक्वल टू आ जाएगा 5/14v। पहले ऐसे निकाल लेंगे आप। आपने क्या किया? x और y इस तरह से फाइंड कर लिया। ये समझ में आ गया? देख लेना, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, अदरवाइज कंसेप्चुअली सब कुछ इसमें ठीक है। अभी पूरा नहीं हुआ ये। अभी हमें क्या निकालना है? R इक्विवेलेंट। तो यहां से I करंट आपकी जा रही है, तो I यहां से वापस भी आएगी, है ना। और यहां से आ रही है, सपोज दैट करंट IA, और यहां से आ रही है IB। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? IA प्लस IB, और I इक्वल टू क्या होता है? V/R। तो I इक्वल टू क्या होता है? V/R। तो V कितना हो जाएगा यहाँ पर? x माइनस 0 अपॉन 4, और IB कितना हो जाएगा? y माइनस 0 अपॉन 1। अब यहाँ पर x और y की वैल्यूज पुटअप करो। x की कितनी है? 3v अपॉन 7, तो 3v अपॉन 7 यानी 7 इंटू 4 28, और y की कितनी है? 5/14 इंटू v। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 3v, और 14 2 जा 28, दैट इज 2 5 जा 10v। 10 और 3 कितना हो गया? 13v अपॉन 28, ठीक है। और v इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा? I इंटू R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर I इक्वल टू 13/28, और v के प्लेस में क्या रखेंगे? I इंटू R इक्विवेलेंट। I से I कैंसिल, दैट इज R इक्विवेलेंट इक्वल टू 28/13 ओम। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके लिए क्या यूज करते हैं? VI मेथड। और ये तब करते हैं कि जब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है? अनबैलेंस्ड, यानी इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई यदि सेम ना हो तो। सही है ना?
समझ में आ गया कि एक और कराएं इस तरह का? टाइम पास करना हो तो बताइए, एक और करा दें। और समझ में आ गया तो अच्छी बात है। एक अपने आप ट्राई करिएगा, एक ये होमवर्क में है, अपने आप ट्राई करेंगे इसको। ये 4 ओम है, ये 3 ओम, 5 ओम, 2 ओम, 2 ओम, ठीक है ना? इसका ये भी आपका अनबैलेंस्ड है। इसमें फाइंड करेंगे आर इक्विवेलेंट सर्किट का। और मान लो आपका यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, तो कितनी करंट यहाँ से जा रही है, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। और करंट ड्रॉन थ्रू द सेल, ये आप इसमें दो करेंगे, इसको होमवर्क है ये, और ट्राई करिएगा, ना आएगा तो फिर देखेंगे। कुछ सिमेट्रिकल केसेस में हम लोग सीबीएसई में पूछा गया, देखो इसको, ये जो हमने अभी बताया वो तो आपका था जनरल मेथड, लेकिन थोड़ा सा यदि सिमेट्रिकल है तो आप किरचॉफ लॉ से भी कर सकते हो। जैसे मान लो ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, इधर 5 ओम है, ऐसे इधर 10 ओम और इधर 5 ओम, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ऐसे। तो ये वैसे तो ये क्वेश्चन आपका जो तरीका भी बताया गया है वैसे तो हो ही सकता है, लेकिन इसका एक और तरीका होता है। लेकिन वो तरीका जो हम बताने जा रहे हैं वो केवल तब वैलिड होगा जब यहाँ पर और यहाँ पर सेम रेजिस्टेंस हो, 5 और 5, और यहाँ और यहाँ भी सेम रेजिस्टेंस हो, ये 10 तो ये 10 और ये 5 तो ये वाला 5। इसमें आपको ध्यान रखना है कि देखिए इसमें और इसमें करंट जाएगी सेम। सिमेट्री से हम कह सकते हैं कि इसमें और इसमें करंट कैसी जाएगी, सेम, और इस वाले और इस वाले में भी करंट जाएगी सेम। करेंगे अभी भी हम लोग इसको VI मेथड से, लेकिन इसमें चाहो तो थोड़ा सा ये भी टेक्निक आप लगा सकते हो कि यहाँ और यहाँ करंट सेम जाएगी और यहाँ भी करंट सेम जाएगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब ये रेजिस्टेंसेस आपस में इक्वल हैं और एज वेल एज ये रेजिस्टेंसेस भी आपस में इक्वल हैं। तो उस केस में मान लो यहाँ से करंट जा रही है I और यहाँ पर जा रही है I1, तो यहाँ कितनी जाएगी, I माइनस I1, और इसमें जा रही है I1 तो इसमें भी जाएगी I1, और इसमें सेम जाएगी, दैट इज I माइनस I1, ठीक है ना। तो इसमें कितनी जाएगी निकाल लो, देखो इसमें मान लो जा रही है करंट X, तो जंक्शन की ओर आने वाली करंट कितनी है, I1, और जाने वाली कौन सी है, ये और ये, दैट इज X प्लस I माइनस I1, तो X कितना आ जाएगा, 2I1 माइनस I। ये करंट कितनी आ गई यहाँ पर, देखो ये करंट आ गई यहाँ पर 2I1 माइनस I। आगे भी देखो तो आपका बैलेंस होना चाहिए, यहाँ से कितनी आ रही है 2I1 माइनस I,
और यहाँ से कितनी आ रही है i माइनस i1, तो दोनों को ऐड करो 2i1 माइनस i प्लस i माइनस i1, तो माइनस i प्लस i कैंसिल और 2i1 माइनस i1 कितना बचेगा i1, तो इतना ही आ रहा है यहाँ पर, है ना, यानी सर्किट हमारा सही बन गया। अब क्या करेंगे इसमें, यदि हमें R इक्विवेलेंट निकालना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट जा रही है I, R इक्विवेलेंट हमारा निकलेगा इसकी हेल्प से V अपॉन I से। तो क्या करो आप, किरचॉफ लॉ अप्लाई करो, एक लूप ले लो पहले, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ क्रॉस किया तो कितना आएगा माइनस 5i1, इसको क्रॉस करेंगे तो फिर अगेन माइनस 5 2i1 माइनस i, इसको क्रॉस करेंगे तो प्लस आएगा प्लस 10 i माइनस i1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो इसको तो आएगा माइनस 5i1 माइनस 10i1 प्लस 5i प्लस 10i माइनस 10i1 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा 5i और 10i 15i इक्वल टू 10 10 20 5 25 25i1, 5 से काट दो यानी i1 इक्वल टू 3/5i। एक तो ये आ गया हमारा रिलेशन। और नेक्स्ट एक लूप ये वाला लूप नीचे वाला ऐसे, ये माइनस और ये प्लस, ये वाला कैसे हो जाएगा देखो प्लस माइनस, ये सेकंड लूप में अप्लाई करो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो यहाँ से आएगा माइनस 10 i माइनस i1 माइनस 5i1 प्लस v इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा देखो माइनस 10i प्लस 10i1 माइनस 5i1 प्लस v इक्वल टू 0, दैट इज माइनस 10i प्लस 5i1 इक्वल टू माइनस v, और i1 की ये 5i1 5 इधर ले आओ देखो, 5 यहाँ पर आएगा तो 5i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3i माइनस 10i प्लस 3i इक्वल टू माइनस v, तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7i, v इक्वल टू कितना आ जाएगा 7i, और यहाँ से v कितना हो जाएगा i इंटू आर इक्विवेलेंट, दैट इज i इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 7i, है ना, i से i कैंसिल हो जाएगा तो r इक्विवेलेंट हो जाएगा 7। कंसेप्ट यही लगाएंगे, कैलकुलेशन आपको चेक करनी है, यदि कहीं पर गड़बड़ नहीं हो रही है तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 7 ओम, और कोई सिली मिस्टेक है तो आप देख लेंगे इसको एक बार, बाकी मेथड आपका यही है। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये केवल ये वाला तरीका हम लोग कब अप्लाई करेंगे, जब ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस सेम है एज वेल एज ये वाला और ये वाला सेम है। अदरवाइज जो जनरल मेथड है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व करने का, तो वो तो आपको पहले बताया जा चुका है, इसके पहले जो एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने वैसे करेंगे आप, क्लियर।
तो दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर? अब इसके देखिए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के कुछ एप्लीकेशंस हैं, और इसमें जो है हमारे सिलेबस में है एक डिवाइस है दैट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज, या इसको बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका एक्सपेरिमेंट भी है +2 के सिलेबस में। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आसान सी डिवाइस है ये। ये जो डिवाइस होती है मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज, इसका यूज़ जो है वो किस लिए होता है? टू फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस। जैसे कोई वायर है हमारे पास, है ना, या कोई सेल है, डिवाइस है कोई, उसका यदि हमें रेजिस्टेंस पता करना है तो उसके लिए आपकी ये डिवाइस यूज होती है। दिस इज कॉल्ड मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। और इसका जो प्रिंसिपल है इस इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस का, इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज बेस्ड ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज बेस्ड ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है ना? वही बैलेंस्ड व्हीटस्टोन आप जानते ही हो, यहाँ का यदि आपका 5 रेजिस्टेंसेज हैं, ये P, ये Q, ये R, ये S और 5वां रेजिस्टेंस ये है आपका। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है? दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, दैट इज P इंटू S इक्वल टू Q इंटू R। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, शिफ्टिंग कर लोगे तो P बाई Q इक्वल टू R बाई S, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये कब कंडीशन होगी? जब आपकी इस ब्रांच में कोई भी करंट आपकी ड्रॉ नहीं हो रही है, तो इस पर ये बेस्ड है। अब देखेंगे इसकी वर्किंग। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक वायर लेते हैं, एक वायर इसमें लेते हैं इस डिवाइस में, और इसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ होती है जनरली 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें लेंथ एक वायर लेते हैं हम लोग, और वायर की लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर। इसलिए इसका जो डिवाइस का नाम है दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज, बिकॉज द लेंथ ऑफ द वायर टेकन इज दिस इंस्ट्रूमेंट इज जस्ट 1 मीटर। इसके बाद देखिए कॉपर की लेते हैं स्ट्रिप्स मोटी मोटी, उससे ये आपके इस तरह के होते हैं, इसमें थिक कॉपर स्ट्रिप्स। इनका हम लोग यूज करते हैं एज अ कनेक्टिंग वायर्स, ऐसे। ठीक है ना? ये कॉपर की स्ट्रिप लेते हैं हम लोग इसको वायर को अटैच करने के लिए, और यहाँ पर ये जो गैप है
यहाँ पर हम लेते हैं एक नॉन रेजिस्टेंस आर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो लेफ्ट गैप है यहाँ पर लेते हैं हम लोग एक रेजिस्टेंस आर। ये नॉन रेजिस्टेंस होता है, अभी प्रैक्टिकल होगा तो आपको बताया जाएगा। एक्चुअल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ऐसे डब्बे जैसा होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, और उसमें हम लोग कोई भी रेजिस्टेंस हम लोग जितना हमें डिजायर्ड है वो हम उसमें एज्यूम उसमें ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक्चुअल में ऐसे होता है, देखो एक ऐसे डिब्बा टाइप का होता है ऐसे, और इसमें क्या होता है कि ऐसे पिन्स लगी होती है ऐसे। ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है और इसमें कुछ पिन लगी होती हैं जिसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं, जैसे 2 ओम, 4 ओम, 10 ओम वगैरह वगैरह वगैरह। अब मान लो यहाँ पर हमें फिक्स करना है 10 ओम, तो हम लोग क्या करते हैं 10 ओम की जो पिन है इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो ये जो इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स। यदि इससे हम लोग 10 ओम की पिन हटा दें तो इस पर्टिकुलर बॉक्स का रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 ओम। यदि हमने ये एक हटा दी इसकी और एक हटा दी इसकी, एक 2 ओम की हटा दी पिन और एक 10 ओम की हटा दी, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 और 2 12 ओम। इसकी डिटेल में वर्किंग हम आपको बताएंगे ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल्स, उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट भी आपको दिखाए जाएंगे और उनकी वर्किंग भी। फिलहाल आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पर एक नॉन रेजिस्टेंस होता है ना, ये अपने कंट्रोल में है, हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। और इधर पर जो राइट गैप है, जैसे कोई वायर है, ये उसका रेजिस्टेंस हमें पता करना है। ये हमारा क्या है, ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है विच इज टू बी डिटरमाइंड, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो यहाँ से एक बैटरी अटैच होती है ऐसे, जहाँ पर हम लोग एक बैटरी अटैच कर देते हैं, और यहाँ से एक लेते हैं वायर, इससे अटैच होता है एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से क्या होता है, गैल्वेनोमीटर किसी स्मॉल करंट को डिटेक्ट या मेजर करता है ना। गैल्वेनोमीटर में जो इसकी 0 पॉइंट होता है ना नीडल का, वो मिडिल में होता है, और इसके बाद यहाँ पर ये 1 2 3 वगैरह वगैरह इधर और इधर भी आपके ऐसे मार्किंग होती है। तो यदि हमारी इसमें यदि यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें ऐसे डिफ्लेक्शन होगा। मान लो इससे करंट फ्लो हो रहा है कुछ भी, तो नीडल में कैसा होगा, ऐसे डिफ्लेक्शन होगा। और करंट की डायरेक्शन यदि अपोजिट है तो डिफ्लेक्शन भी कैसा हो जाएगा, अपोजिट डिफ्लेक्शन। और यदि गैल्वेनोमीटर की नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। और इसका दूसरा एंड हम लोग ऐसे अटैच करते हैं, इसमें यहाँ पर एक डिवाइस होती है, ये कहलाता है जॉकी। क्या बोलते हैं, जॉकी। जॉकी आप ऐसे मानो कि करीब हाँ इतनी इसकी लेंथ होती है जॉकी की, और इसका जो एंड है ऐसे ऐसे, ये इसको क्या बोलते हैं, जॉकी।
तो यहाँ पर एक जॉकी होती है और फिर इसको हम लोग यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स पर स्लाइड करते हैं हम लोग जॉकी को, ठीक है ना। तो ये इसका डायग्राम है। डायग्राम एक बार फिर देखिए। ये वो रेजिस्टेंस है विच इज टू बी डिटरमाइंड। ये रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है जो कि हमें पता होता है ना। और ये पूरी ये मीटर ब्रिज वायर है। जनरली इसकी लेंथ कितनी होती है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। यहाँ से बैटरी अटैच होती है और अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब देखेंगे। ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब थोड़ा सा देखेंगे इसकी वर्किंग के बारे में। सिंपल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स पर टच कराते हैं, ठीक है ना। और जॉकी को उस पॉइंट पर रोक देते हैं। हमें ऐसा पॉइंट हम लोग सर्च करते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। हम लोग को एक नल पॉइंट की खोज करनी होती है इसमें, इस एक्सपेरिमेंट में। यानी ऐसा ये वायर का हम लोग वो पॉइंट ढूंढते हैं जब इस ब्रांच से कोई भी करंट नहीं जा रही है, ठीक है ना। और ऐसा करने के बाद यहाँ पर देखो एक स्केल लगा होता है वायर के साथ ही साथ। ऐसे यहाँ पर एक स्केल होता है ऐसे। तो ये जो लेंथ है वो स्केल की हेल्प से हम लोग नोट कर लेते हैं। मान लो ये लेंथ है हमारी L, तो इधर की कितनी हो जाएगी, इस साइड की पूरी कितनी थी 100, तो B से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी 100 माइनस L। तो जब हम लोग ऐसा पॉइंट ढूंढ लेंगे तो आप गौर से देखो, एक ये रेजिस्टेंस R यहाँ पर है, यहाँ पर S है, ये R हो गया, ये S हो गया, है ना। यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस इस वायर का मान लो P, और यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस एज्यूम कर लो Q, ऐसे ही सपोज दैट। तो ये हो गया P और ये वाला कितना हो गया Q। और A और B इससे अटैच है बैटरी ऐसे। और ये पॉइंट के बीच में अटैच है गैल्वेनोमीटर। मान लो ये पॉइंट आपका M है और ये वाला J है, और यहाँ पर अटैच है आपका गैल्वेनोमीटर। तो इस तरह से ये 5 रेजिस्टेंसेस का क्लस्टर यानी ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया आपका। और चूंकि हम लोगों ने देखा कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रही है, इट मीन्स द सर्किट इज बैलेंस्ड। और बैलेंस्ड है इट मीन्स बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है, बैलेंसिंग कंडीशन हो जाएगी R बाई S इक्वल टू P बाई Q, R बाई S इक्वल टू P बाई Q, दैट इज। अच्छा, ये जो वायर है आपका, इसकी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू होता है रो L बाई A। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है L, तो P रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा रो L बाई A। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एंड L इज द लेंथ ऑफ दिस पोर्शन। तो ये हो जाएगा रो L बाई A। और ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा रो 100 माइनस L बाई A।
दैट इज रो 100 माइनस एल बाई ए। रो से रो कट गया, ए से ए कट गया, तो कितना आ जाएगा आर बाई एस इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। तो इसकी शिफ्टिंग कर लो, तो एस इक्वल टू आ जाएगा 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं हमारा अननोन रेजिस्टेंस, क्योंकि लेंथ हम यहाँ पर देख लेंगे कि हमारी स्केल में कितनी आ रही है लेंथ, और ये आर भी हमें पता है क्योंकि आर क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस। दिस इज नोन एंड एल इज आल्सो नोन। तो ये एल और आर की जब इसमें वैल्यूज हम पुटअप करेंगे, उस केस में वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एस। क्लियर। तो ये था आपका मीटर ब्रिज। इंपॉर्टेंट है ये मीटर ब्रिज, और इजी भी है ये, आसानी से आप इसको न्यूमेरिकल्स करा देते हैं आपको एक दो। जैसे यहाँ का रेजिस्टेंस x है और ये y है, और ये आपका AB, ये आपका मीटर ब्रिज वायर है, और यहाँ पर अटैच है गैल्वेनोमीटर, और ये लेंथ दी गई है 39.5 सेंटीमीटर यहाँ तक की, और y की वैल्यू दी गई है 12.5 ओम, और x रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है ना। ये हमारा ये वो पॉइंट दिया गया है व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी ये कैसा पॉइंट है, हमारा नल पॉइंट है ना। समझ में आ गया। एक्स फाइंड करना है, तो पूरी लेंथ कितनी होती है 100 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दी गई है कितनी 39.5, तो 100 से माइनस करो तो ये लेंथ कितनी बचेगी 60.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल के लिए वो वाला फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप ऐसे करो, देखो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। न्यूमेरिकल्स के लिए डायरेक्ट क्या करो, ये रेजिस्टेंस दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, दैट इज x अपॉन y इक्वल टू 39.5 अपॉन 60.5। तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा 395 अपॉन 605 इंटू y, और y कितना है हमारा 12.5 इंटू 12.5। इसको सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा, सिंप्लीफाई करिएगा तो सॉल्व करने पर आएगा ये 8.2। ठीक है ना। मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज, इसमें कुछ हम लोग प्रिकॉशंस लेते हैं हम लोग। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर हम लोग ये जो मीटर ब्रिज का वायर है, इसमें जो कनेक्टिंग वायर्स लेते हैं हम लोग, वो ऐसे मोटी मोटी कॉपर की पट्टियाँ लेते हैं एज अ कनेक्टिंग वायर्स।
ये कैसे लेते हैं हम लोग? थिक कॉपर स्ट्रिप्स, क्योंकि यहां पर आपने देखा ये R और ये S, ये P और ये Q, बेसिकली हम लोगों ने इनका रेजिस्टेंसेस, हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिया? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, R बाई एस बराबर P बाई Q। यानी इन रेजिस्टेंसेस को हमने क्या किया है? इग्नोर कर दिया है। इनको तो हमने फॉर्मूले में कहीं पर लिया ही नहीं है। तो इनका रेजिस्टेंस हमने चूंकि कंसीडर नहीं किया है, तो हम चाहेंगे कि इनका रेजिस्टेंस आपका मिनिमम हो, ताकि हमारे रिजल्ट में कोई डिफरेंस ना आए। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाई ए। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो चूंकि हम इनका रेजिस्टेंस मिनिमाइज करना चाहते हैं, इसलिए इनका एरिया कैसा होना चाहिए? ज़्यादा। और ज़्यादा के लिए हम लोगों ने क्या किया है? ये कॉपर स्ट्रिप ली गई हैं थिक, ताकि इनसे हमारे जो रिजल्ट है हमारा, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस ना आए। तो इसलिए कनेक्टिंग वायर्स हम लोग लेते हैं, कनेक्टिंग वायर्स के लिए हम लोग लेते हैं थिक कॉपर स्ट्रिप्स। थिक क्यों? बिकॉज टू मिनिमाइज देयर रेजिस्टेंस। तो एरिया मोटा होने की वजह से एरिया ज़्यादा होगा इनका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो रेजिस्टेंस उससे क्या आएगा? इनका कम आएगा। इसके अलावा और भी इसमें प्रिकॉशन होते हैं। इसमें हम लोग जो जॉकी होती है हमारी, उसको कभी स्लाइड नहीं करते। स्लाइड करने से क्या होगा? इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो आपका वेरी कर सकता है। जबकि हम लोगों ने हर जगह एरिया कंसेप्चुअली हमने क्या माना है कि इसका एरिया यूनिफॉर्म है। और भी इसमें होते हैं कुछ पॉइंट्स। इनमें जो मीटर ब्रिज होता है, इट इज़ नॉट सुटेबल टू फाइंड वेरी लो रेजिस्टेंसेस। बहुत ही लो रेजिस्टेंस होगा या बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होगा, तो उस केस में हमारी रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी। देयरफॉर द मीटर ब्रिज इज नॉट यूज्ड to find very low resistance as well as very high resistances। और एक और पॉइंट होता है इसमें कि मीटर ब्रिज बेसिकली आपका तब इसकी रीडिंग बेस्ट आती है व्हेन बैलेंसिंग पॉइंट इज एट द मिड पॉइंट। कोशिश करते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट के दौरान कि जो हमारा जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो कहाँ पर आए? एट द मिड ऑफ द वायर, यानी लगभग 50 सेंटीमीटर इधर और 50 सेंटीमीटर इधर। ठीक है ना? तो ये सारे आपके बेसिक्स थे मीटर ब्रिज के, और इसके हमने आपको थ्योरी और वर्किंग कराई। इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करिएगा, और नेक्स्ट टर्म में इसके हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे।